तक तो हो चुका है उसका। हाँ, ये क्या कहते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद सर आए थे क्लास कराने के लिए, क्या कराए वो, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। जरा दिखाइए मुझे, नोटबुक है, कॉपी में जहां लिखे हो नोट का जस्ट फोटो दिखाओ, मुझे समझ में आ जाएगा। कि भुवनेश्वर कैसा है? बिल्कुल सही। करता क्या है, नोट नहीं है तेरे पास? क्या है? हाँ। ये समझ में आ गया था। ये एक सेंटेंस जो है एनसीईआरटी में 307 का, वो सेंटेंस समझ में आया? There is I band retains sorry, the A band retains in length whereas the I band gets reduced। ये लाइन समझ में आया? 2021 नीट का क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ, स्प्लीन, शायद स्प्लीन है ना आंसर। हाँ, तो स्प्लीन में क्योंकि स्प्लीन में ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी है, तो वो काम लिवर कर लेगा फिर उस दौरान, समझे ना? और बोल, नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस क्या है, लोकोमोशन मूवमेंट। और कुछ? तुम लोग का नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस, एक सेकंड बता देता हूँ। एग्जाम कब है आप लोगों का नेक्स्ट? 13 नवंबर? नहीं, थर्सडे है 14 नवंबर, 20 नवंबर है आप लोग का एग्जाम। 20 लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और फिर इसमें माइनर टेस्ट 4। आप लोग एग्जाम कब दिए थे? हाँ ताई तो ये कुछ दिन पड़े। हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अप टू एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ है। सुन ले, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अप टू एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ। और थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री होती है फ्रॉम एंट्रोपी टू द एंड, एंट्रोपी से लेके पूरा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। So thermodynamics and thermochemistry from entropy up to the end, and electrochemistry। और इधर electrostatics, gravitation, current electricity up to combination of resistors। current electricity up to combination of resistors। electrostatics, gravitation, current electricity up to combination of resistors। ठीक है, यही सिलेबस है आपका, zoology, locomotion movement and neural control and coordination।
ऑब्वियसली सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक रिलीज करेगा क्या, एसिटाइलकोलिन, सॉरी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन भी ऑप्शन में है और सिंपैथेटिक भी ऑप्शन में, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन तो सिंपैथेटिक होगा, क्योंकि एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन दोनों काम करता है, लेकिन सिंपैथेटिक स्टिमुलस जब तक नहीं आएगा, सिंपैथेटिक नर्व जब तक स्टिमुलेटेड नहीं होगा, तब तक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होगा। तो सिंपैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होता है बेटा उसमें सिंपैथेटिक ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये कौन सा पहले है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज फर्स्ट, सेकंड इज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसका आंसर नॉरएड्रेनालिन दिया हुआ है। लेकिन हाँ सिंपैथेटिक दोनों ऑप्शन रहेगा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलस को ही लिखना चाहिए, समझे ना? ये क्वेश्चन याद है मुझे, ये देखा था मैंने। चलो कौन सा मेरा वाला पेन है ये, हाँ ठीक है। तो हम लोग थोड़ा तो वो वाला समझ में आ गया आपको, द लेंथ ऑफ दिस डिक्रीजेस, है ना, वो तो समझ में आ गया। ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ, क्योंकि आई बैंड विल एंटर, ए बैंड विल रिमेन कांस्टेंट। तो ইচলিস তো আগের দিনের ক্লাসে যখন আরেকজন স্যার এসেছিলেন, কে পড়িয়েছেন, রমিত স্যার না উৎসব স্যার পড়িয়েছেন, যেই ঠিক আছে, তাহলে ওটা তো বুঝে গেছো তোমরা। উৎসব স্যার ওই ছবিটা খুব ভালো, যেটা যে তোমায় দেখালে, যেটা ওটার মধ্যে মাসেলের মধ্যে যেটা করেছেন বেশ সুন্দর করেছেন। আচ্ছা टू मोर थिंग्स, एक हलो जेड लाइन जो है, जेड लाइन का कैरेक्टर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलास्टिक फाइबर, और एम लाइन जो है थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिन वर्ड का यूज करो, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब মাসল কন্ট্রাকশন, মেকানিজম অফ মাসল কন্ট্রাকশন जो है माय डियर, তো ওখানে আমরা দুভাবে জিনিসটাকে পড়বো। একটা জিনিস ভালো করে বোঝো, यू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर यूनिट, ये तो समझ में आता है आप लोगों को। What do you mean by a motor unit? A motor neuron along with the muscles that it supply. কি বললাম? What is a motor unit? A motor neuron along with the muscles that it can supply, that it supplies. तो muscles, जितने भी मसल एक मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है, that is considered to be motor unit. समझ में आ गया? तो ये जो मोटर यूनिट है, तो उसका वो जो न्यूरॉन है, सपोज इसको अगर हम लोग कंसिडर करें, इसको फोटो नहीं लेना है, जस्ट मैं दिखा रहा हूं। सपोज दिस इज द न्यूरॉन, सपोज दिस इज द न्यूरॉन एंड इट इज सप्लाइंग अ मसल, इसको हम लोग बड़ा से करेंगे, तो ये न्यूरॉन जो मसल को सप्लाई कर रहा है, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। सो दिस इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो डिस्कशन, ये टोटल, दिस इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और प्रेफरेबली कॉल्ड द मोटर एंड प्लेट। हो गया? सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट, ये तो क्लियर है हर किसी के लिए। एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन, सो मोटर न्यूरॉन प्लस द मसल्स which, I'm sorry, muscles which it supplies, this constitute of the motor unit। ये तो समझ में आता है आप लोगों को। तो हम लोगों को सबसे पहले एक चीज समझना है कि पहले एक्शन पोटेंशियल शुड रीच द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्शन पोटेंशियल should reach the neuromuscular junction and then it should reach the sarcolemma. This is what? This is the sarcolemma, है ना? So it should reach the sarcolemma and then the action potential will result in the contraction of the muscle. तो मसल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से, मतलब मोटर न्यूरॉन से मसल तक कैसे पहुंचता है। बेसिकली दैट इज एक्सप्लेन्ड इन पेज नंबर 319, उसका डिस्कशन है 319 में। तो वो न्यूरल सिस्टम का जो पार्ट है, वो जो न्यूरल सिस्टम का जो पार्ट है, उस पे इसका डिस्कशन है 319। तो वो पार्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। समझ में आया? क्योंकि पहले इंपल्स को ट्रांसमिट होना है टू द मसल, तो वो मैकेनिज्म अगर हम लोग एक बार पढ़ ले, मतलब ये पीछे देख वो वाला पेज डाइना तरफ 319 बोले तो 18 खुजिस केन, तो 319 में वो जो पिक्चर है ना बेटा, वो न्यूरल सिस्टम में है। तो वो हम लोग अगर पहले पढ़ लेते हैं तो दोनों न्यूरल सिस्टम एंड लोकोमोशन मूवमेंट एक साथ चलता है। तो ये अगर हम लोग पढ़ ले पहले, तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ एन इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन अप टू द मसल। फिर हम लोग पढ़ सकते हैं कि मसल में वो इंपल्स चला गया, अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। गॉट इट? तो हम लोग पहले उसको पढ़ के फिर उधर बैक करेंगे। ये क्लियर है? इससे पहले और एक चीज हमको कहना है आपको,
जैसे कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा कि देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो अगर हम लोग सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बेसिकली दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल। सो दिस इज बेसिकली द एंडो। तो देखिए ठंडा लग जाए तो এসিটাকে বাড়িয়ে দিই না, আমার ঠান্ডা লাগছে, কেন লাগছে জানি না, এসিটাকে বাড়িয়ে দিই। এই রিমোটটা একটু ব্যবস্থা করে দেবে বাবা, দেখো না, হ্যাঁ আমারও দেখছি ঠান্ডা লাগছে। तो सर्कोट्यूबुलर सिस्टम, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द मसल। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द मसल के बारे में अगर बात करेंगे तो दिस इज बेसिकली टॉकिंग ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज बेसिकली टॉकिंग ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स क्या क्या है जरा ध्यान से देखिए। इफ आई टॉक ऑफ दिस, सपोज दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर लाइक दिस। सो दिस इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा अंदर ऐसे लूप बनाता है, दिस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन। क्या कहते हैं? इनवेजिनेशन। सो दिस इज formed by the invagination of the sarcolemma, है ना? तो it is formed by the invagination of the sarcolemma. तो sarcolemma invaginate करता है into the cytoplasm to form this loop, and this is what is called the T tubules. কি তৈরি করছে? T tubule. So this is what is called the T tubule. Actually it's an elongated tubule, और थोड़ा elongated होते हैं, तो थोड़ा elongate हम लोग कर लेते हैं इसको। This is what is called the T tubule. It's a very very important thing because this is the storehouse of the calcium ions. This is T tubule में क्या है? There are calcium voltage gated channels. This T tubule constitute of the calcium voltage gated channels. So these are called the T tubules containing the calcium VGC, voltage gated channels, और यहां से they are responsible for the release of huge amount of calcium into the sarcoplasm. तो इसके अंदर this part is the sarcoplasm, and this one is the sarcolemma, है ना? sarcolemma आपको समझ में आता ही है, that is the muscle cell membrane is called sarcolemma. Muscle cell cytoplasm is called sarcoplasm. Muscle cell endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. लेकिन muscle cell mitochondria is called, very good, sarcosome. गलती से सही बोला। So mitochondria of the muscle, জেনে রাখো এটা, this is called sarcosome. Mitochondria of the muscle is called sarcosome. বুঝতে পেরেছিস? ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया। अब इन दोनों टी ट्यूब्यूल के बीच में there is also the presence of another tubule which is called the longitudinal tubule. So between the two T tubules, दोनों successive T tubules के बीच में there is the presence of another tubule which is called the longitudinal tubules. समझ में आया? And this is the longitudinal tubule. तो ये जो है, this is the terminal sac. This is called the terminal sac. These are called the terminal sacs, and this together constitute of the triad. এই যে টোটালটা, এটাকে আমরা বলি triad, 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 याद रखिएगा, है ना? सो ये जो है, ये अपना ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कशन है, समझ में आ गया? अब दीज आर दी, इसमें क्या आता है टर्मिनल सैक में? दे स्टोर कैल्शियम आयंस, दे स्टोर द एक्सेस कैल्शियम आयंस। जितना चाहिए वो तो यूज हो गया, और जितना स्टोर करना है उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है? अब इसके आधार पे द पिक्चर ऑफ द एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो जो आपने पढ़ा था
कि एनाइसोट्रोपिक बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड, उसका जो सीक्वेंस आपने पढ़ा था, उस पिक्चर को अगर इसके अंदर डालोगे तब आपको समझ में आएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। मतलब वो जो पिक्चर आपने बनाया उसमें क्या बनाया था आपने? सपोज यू डिड अ थिक फिलामेंट, दिस इज अ थिक फिलामेंट, पढ़ा था आपने, और इसके बाद क्या है? थिन फिलामेंट, याद है ना? सो थिक फिलामेंट के साथ साथ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट का भी प्रेजेंस आप देखिए, ये जो थिन फिलामेंट का प्रेजेंस है ना, ये आपने पढ़ा था। ये थिन फिलामेंट का प्रेजेंस ये आपने पढ़ा था। A part of thin filament is overlapping the thick filament, ये आपने पढ़ा था। The part which is not overlapped is called the H zone or the Heller zone, ये तो आपने पढ़ा था। अब इसके नीचे भी एक थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, और इसको ओवरलैप कर रहा है पार्शियली थिन फिलामेंट, ये तो आपने जरूर पढ़ा है। तो ये जो फोटोग्राफ है माय डियर, अब सोचना है कि इस पे अगर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग ये करते हैं तो हम लोग जेड लाइन कहां से खींचेंगे? तो जेड लाइन अपन को इस तरह से खींचना है, वो फोटोग्राफ आप देखिए। ये जो जेड लाइन हम लोग खींच रहे हैं, ये जो जेड लाइन हम लोग खींचेंगे, दिस जेड लाइन, इस पार्ट में एन आइसोट्रोपिक पार्ट रहेगा, इस पार्ट में आइसोट्रोपिक पार्ट रहेगा। समझ में आया? तो जेड लाइन हम लोग इस तरह से खींचेंगे। लुक हियर, दिस वन हैपेंस टू बी द जेड लाइन। तो जेड लाइन अगर हम लोग इस तरह से खींचते हैं तो ध्यान से देखिएगा, दिस वन हैपेंस टू बी द जेड लाइन। तो ये अगर जेड लाइन है, ये अगर जेड लाइन है, तो देखो इधर पार्शियली ये जो पार्ट है, दिस इज आइसोट्रोपिक पार्ट, दिस इज आइसोट्रोपिक पार्ट। तो दिस पार्ट इज आइसोट्रोपिक, यहां से लेके दिस इज, यहां से लेके यहां तक दिस इज आइसोट्रोपिक, और यहां से लेके यहां तक दिस इज एनाइसोट्रोपिक। सो दिस इज आई, है ना? वेरी मच इन द सेम वे, यहां से लेके यहां तक दिस इज आइसोट्रोपिक। तो एक जो जेड लाइन है, तो जेड लाइन ऐसे पोजीशन पे कट करेगा जहां पे आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो यहां से यहां आइसोट्रोपिक हम लोग किस तरह से बताते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड आइसोट्रोपिक एंड व्हाई दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक? बिकॉज अगर थिक फिलामेंट है तो थिक फिलामेंट से लाइट कम पास करेगा, तो देयरफॉर बेंडिंग इज डार्क, देयरफॉर एनाइसोट्रोपिक रीजन गिव्स यू द डार्क बेंडिंग। বুঝতে পেরেছিস? এখান থেকে লাইট কম পাস করবে, সো অ্যানাইসোট্রপিক রিজিয়ন जो है, দিস উইল গিভ ইউ দি ডার্ক ব্যান্ডিং। समझ में आएगा? देयरफॉर इट इज कॉल्ड অ্যানাইসোট্রপিক। এই যে এই জায়গাটাকে আমরা এ ব্যান্ড বলছি, উই কল ইট এ ব্যান্ড। ওয়ার্ড याद रखिएगा, बेंडिंग इज ड्यू टू द पैसेज ऑफ लाइट, फिलामेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल प्रोटीन। दो चीज अलग चीज है। बेंडिंग के हिसाब से अगर बात करोगे, दैट इज बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द मसल प्रोटीन विच इज द फिलामेंट। अगर हम लोग फिलामेंट के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ मसल प्रोटीन। सो बेंडिंग एंड फिलामेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। बेंडिंग तखनी आसबे, वी विल कंसीडर बेंडिंग ओनली व्हेन वी आर कंसीडरिंग द पैसेज ऑफ लाइट। अगर थिक फिलामेंट है, क्योंकि मसल प्रोटीन थिक है तो चलो मायोसिन, अगर थिक फिलामेंट है तो लेस लाइट विल पास, सो दैट इज एनाइसोट्रोपिक। अगर थिन फिलामेंट है तो मोर लाइट विल पास, देयरफॉर आइसोट्रोपिक। And the Z line divides the isotropic into two equal halves. देखो Z line is dividing, ये देखो isotropic के भाइयों दिलो दो भागे। तो I band समझ में आ गया? तो यहां से लेके यहां तक है I band। The part which is overlapping उसको नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग। जो ओवरलैप पार्ट हो गया, that can be thin filament but that will not be I band। भालो करो बोझो, ये जो पार्ट ओवरलैप कर दिया, ये ओवरलैप किया हुआ पार्ट जो है, this can be thin filament but that will not be I band। तो I band and thin filaments are not same, but A band and thick filaments are same। A band is basically related to thick filament, less light is passing, but since some part of the I band is the thin filament is overlapping the thick filament, therefore I band will not be considered for that part which is overlapping, because this is more thicker, इससे लाइट कम पास करेगा। सो इतना तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे आई जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है उसी को कंसिडर करेंगे। इसका मतलब जब हम लोग आइसोट्रोपिक या तो एनाइसोट्रोपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ द पैसेज ऑफ लाइट। बुझते पेरेছো? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, ठीक है? नाउ दिस इज द अपीयरेंस। अब ये अपीयरेंस, और इसमें और भी एक चीज आपको पता है, दिस इज द एज जोन, ये तो आपको पता ही है, यहां से लेके यहां तक, दैट इज द एज जोन। दिस इज द रीजन, the part which is not overlapped, H means Heller, है ना?
एंड Z मीन्स ज़्विशनशिप, इसका मतलब है ज़्विशनशिप, इसका मतलब है इन बिटवीन डिस्क, जर्मन वर्ड है, दोनों ही जर्मन वर्ड है। तो Z लाइंस इसका नेचर है थिन इलास्टिक फाइबर, है ना, इलास्टिक फाइबर, এটা আছে একটা। আর M লাইন একটা ফাইব্রাস মেমব্রেন, থিন ফাইব্রাস মেমব্রেন which is passing through it, this is called the M line, है ना, membranous line actually, so it's a thin fibrous membrane, it's a dark region। तो ये जो है उसमें अच्छा Z stands for ज़्विशनशिप, SHIEBE, ज़्विशनशिप का मतलब है इन बिटवीन डिस्क्स। तो इन बिटवीन डिस्क ही हो गया, इधर से इधर एक डिस्क, इधर से इधर एक डिस्क, उसके बीच में Z लाइन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव Z लाइंस इज कॉल्ड द sarcomere, दिस इज द sarcomere, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। sarcomere क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो sarcomere को अगर आपको डिफाइन करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, sarcomere को डिफाइन करना है तो यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक दिस इज I/2, यहां से यहां तक अगेन दिस इज I/2, है ना। सो I/2, तो sarcomere को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब ये करेंगे तो I/2 प्लस A प्लस I/2, अगर बैंडिंग के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, तो बैंडिंग के हिसाब से अगर हम लोग डिटरमाइन करवा रहे हैं तो sarcomere का मतलब है ये। और एक चीज याद रखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन आप तभी पढ़ सकते हो सही से जब आप उस पिक्चर को इसके अंदर डालोगे, उस पिक्चर को इसके ऊपर ओवरलैप कराओ। अगर ओवरलैप सही से करवा पाओगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना खत्म, और कुछ समझना ही नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे तो खत्म हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, समझ में आया। तो उस पिक्चर को अगर इसके ऊपर ओवरलैप करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, उसका देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल द मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट वी आर स्टडीइंग हियर इज ऑफ स्केलेटल मसल। पहले चीज ये समझ लो, द मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसके बारे में हम लोग इधर बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली टॉकिंग ऑफ द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल का यूनिकनेस क्या है, जरा ध्यान से देखिए। फॉर स्केलेटल मसल, ये लाइन देखिए, फॉर स्केलेटल मसल क्या है, ध्यान से देखिए। द T tubules lie on the AI junction. For skeletal muscles, the T tubule lie on the AI junction. For smooth muscles, ভালো করে শোন, হিরে জল খা, জল লাগবে তোর। Hydrolysis of ATP is very important for the production of energy. मेरे जल खाने একটু ভালো করে, পেট ভরে জল খা। हाँ, क्या बोला मैंने? अच्छा, इसीটা কমানো না, ঠান্ডা হয়ে গেছে বাবা, 27 হয়ে গেল, 24, ठीक है, एक बैग सब कम गए, तो मुझे भी थोड़ा ये लग रहा था। तो मैंने क्या कहा कि बोल छिलाम, हाँ, there at the AI junction for smooth muscles the T tubules lie on the Z line. For smooth muscles the T tubule lie on the Z line. এটা লেখা নেই কোথাও, কিন্তু আমি বলে দিলাম। For smooth muscles the T tubules lie on the Z line. And for cardiac muscles, remember T tubules are absent. कार्डियक मसल में T ट्यूब्यूल का प्रेजेंस ही नहीं है, समझे। कार्डियक सप्लाई कहां से करेगा, कैल्शियम, तो कैल्शियम सप्लाई सर्कोलेमा से ही कर देगा। T ट्यूब्यूल वो लूप बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई होता है कार्डियक मसल में, तो इसीलिए वो T ट्यूब्यूल बना के स्टोर करके रिलीज करने का टाइम नहीं है, बिकॉज द रिफ्रैक्टरी पीरियड इज ऑलमोस्ट 0, इसीलिए कार्डियक मसल कंटिन्यूअसली वर्क्स, जिस दिन बंद हो जाएगा देयर इज कार्डियक अरेस्ट। तो ये समझ में आ गया आपको, क्या कहा मैंने, कार्डियक मसल और मिलिक्लम। सो इन दिस, अच्छा लो लिख दीजिए, फॉर कार्डियक मसल्स। हालांकि आपको समझ में आ ही रहा है बेटा कि कौन, हम किसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं, टी ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट। ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो हम लोग पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, दैट इज ओनली फॉर स्केलेटल मसल। तो उस हिसाब से सबसे पहला काम अपना है, तो टी ट्यूब्यूल्स लाई ऑन द एआई जंक्शन, माने कौनटा एआई जंक्शन, मतलब ये जगहटा। तो हम लोग कंसीडर करेंगे सबसे पहले, ये सोच लीजिए कि टी ट्यूब्यूल पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एआई जंक्शन, मतलब ये हो गया थिक फिलामेंट,
ये हो गया थिक फिलामेंट, समझ में आया? ये हो गया थिक फिलामेंट, ठीक। अब देखिए थिक फिलामेंट जो है, थिक फिलामेंट जो है उसके नीचे अब देखिए एआई जंक्शंस होंगे, तो अ पार्ट ऑफ इट इज ओवरलैपिंग, वो तो अलग बात है। ठीक है, ठीक है, एंड यू सी द जेड लाइन पासिंग थ्रू दिस। समझ में आ गया? ठीक है जी, ठीक है, दिस इज जेड लाइन। अब समझ में आ गया आपको किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? अब देख, दोनों को हम लोग एक साथ कर दिया, दोनों फोटो को। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग दिस टू बी दी मायोसिन, थोड़ा इसको अगर हम लोग कंसिडर करें, सो दिस इज द मायोसिन हेड, जिसमें एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिव साइट दोनों पार्ट। समझ में आ गया? एंड दिस इंक्लूड्स, दिस एंटायर पार्ट इज द हेवी मेरोमायोसिन, याद है? एंड दिस इज द लाइट मेरोमायोसिन, आपको पता है, ये डिस्कशन हम लोगों ने करा था। एंड दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड द क्रॉस आर्म, जिसमें ग्लोब्यूलर हेड भी है और उसके साथ शॉर्ट आर्म भी है। टोटल हम लोग कहते हैं क्रॉस आर्म, ये तो याद है आपको। एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स, इवन एक्टिन्स आर आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। केवल एक ही फॉर्म ऑफ एक्टिन होता है, दैट इज जी एक्टिन, जिसका पॉलीमराइजेशन गिव्स अ फाइब्रस एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन, है तो याद है ना सब कुछ? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो फोटोग्राफ है, दिस फोटोग्राफ इंक्लूड्स द कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द मसल फाइबर अलोंग विद द सर्कोट्यूबुलर सिस्टम। और सर्कोट्यूबुलर सिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग पढ़े हैं पेज नंबर 308 में। 308 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर का डिफरेंस। देखो 308 खोलो, 308, हाँ नीचे देख, तो व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर का डिफरेंस, वो पैराग्राफ फुल्ली इंक्लूडेड है। रेड मसल फाइबर में क्या होगा? मोर एनर्जी रहेगा रेड मसल फाइबर में। रेड मसल फाइबर मोर एनर्जी का रीजन क्या है? मोर एनर्जी का रीजन है दैट इज बेसिकली कंटेनिंग मोर मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, मतलब पावर हाउस ज्यादा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है रेड में। व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम है, मायोग्लोबिन कम है, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर्स आर फास्ट मसल्स। इसका मतलब कैल्शियम सप्लाई बहुत जल्दी होता है, एंड देयरफॉर सर्कोट्यूबुलर सिस्टम का नंबर ज्यादा है। अगर इसका नंबर ज्यादा होगा तो कैल्शियम सप्लाई जल्दी होगा, तो मोर फास्ट काम करेगा, तो व्हाइट मसल्स आर कॉल्ड फास्ट मसल्स, व्हेरेas रेड मसल्स आर स्लो मसल्स। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, so these muscles can contract for a longer time, so these are red muscle fibers। लेकिन हम कितना देर तक ऐसे कर सकते हैं? ऐसे कितना देर तक कर सकते हैं? ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, because the muscles will get into exhaustion। तो ये जो है व्हाइट मसल फाइबर, वो फास्ट है। देखो फास्ट मसल्स जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तबला, फास्ट मसल्स, लेकिन कितना देर तक? एक साथ, तो रेस्ट थोड़ा देना ही पड़ेगा, तो फिर चालू हो जाएगा। तो फास्ट मसल फाइबर एंड स्लो मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर्स आर स्लो मसल फाइबर, वी कैन स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन 6 घंटा थोड़ी ना ऐसे ऐसे कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो दिस इज द डिफरेंस, बुझते पेरेছো? सो ये हमेशा याद रखिएगा। तो उसका जो डिफरेंस लिखा हुआ है रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर का, उस पेज नंबर 308 के नीचे डिस्कशन लिखा हुआ है, वो तो पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक लाइन उस पे ऐड कर लीजिएगा बेटा, एक लाइन उस पे ऐड कर लीजिएगा पेज नंबर 308 में, कि उसमें आएगा रेड मसल फाइबर्स कैन कन्वर्ट इनटू व्हाइट मसल फाइबर बट द रिवर्स कैन नॉट हैपन। रेड मसल फाइबर्स कैन कन्वर्ट इनटू व्हाइट मसल फाइबर्स बट द रिवर्स कैन नॉट हैपन। Am I clear? ठीक है, ये बन गया। तो ये दोनों पिक्चर को एक साथ डिटरमाइन करना बहुत ही अच्छा। रेड मसल फाइबर का एग्जांपल लिख लीजिएगा, न्यूबॉर्न में रेड मसल फाइबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। न्यूबॉर्न जो है, इन्फेंट जो है, उसमें रेड मसल फाइबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है,
लेकिन एडल्ट में रेड मसल फाइबर का परसेंटेज कम हो जाता है, व्हाइट मसल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? तो न्यूबॉर्न में जो जो हाथों का मसल है, ये सब मसल न्यूबॉर्न में रेड मसल फाइबर है, लेकिन ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये सब मूवमेंट्स इजी हो जाता है, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट मसल्स। समझ में? तो रेड मसल कैन कन्वर्ट इनटू व्हाइट मसल बट द रिवर्स कैन नॉट हैपन, याद रखिएगा। बस ये जो डिस्कशन था, तो अब हम लोगों का डिस्कशन ये हो, एक तो ये हो सकता है डायरेक्टली हम लोग मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर के बाद मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है, ये आपको पता ही है। तो मैकेनिज्म मसल को इसी में निपटा देते हैं। सबसे पहले देखिए पेज नंबर 307 खोलिएगा, पेज नंबर 307 खोल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर। उसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। उसमें 4 फोटोग्राफ्स है, 4 फोटोग्राफ्स है। इसको हम लोग जब बात करेंगे उसके बारे में, तो हम लोग इस तरह से बात करेंगे, 12 o'clock पोजीशन, 12 o'clock पोजीशन, 3 o'clock पोजीशन, 6 o'clock पोजीशन, ये तो समझ में आता है आपको, एंड दिस वन इज 9 o'clock पोजीशन। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, पोजीशंस के बारे में हम लोग इस तरह से बात करेंगे। समझ में आया? ये फोटोग्राफ में यही करेंगे हम लोग। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा माय डियर, इसके बारे में मैं पहले भी बताया, लेकिन अभी आप देखोगे वो कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि एटीपी रहने से ही कुछ काम नहीं होता, लेकिन एटीपी का ब्रेकडाउन जब होता है माय डियर, तब जाके एटीपी ब्रेकडाउन में एनर्जी मिलता है। सो एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन गेट्स अवेलेबल ओनली व्हेन एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इसका होता है, एंड एंजाइम का नाम है एटीपी हाइड्रोलेज। एम आई क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एम आई क्लियर बेटा? तो एटीपी हाइड्रोलेज, जिसका साइट क्या कौन सा है? ये जो मायोसिन हेड था, एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिव साइट था ना, तो ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट था, दैट एटीपी बाइंडिंग साइट synthesizes the enzyme called ATP hydrolase which helps in the breakdown of ATP into ADP plus PI। তো এইখানে কি হচ্ছে, এই জায়গাতে ATP टूटता है into ADP plus PI। समझ में आया? PI and energy is released। This energy is used for the muscle contraction। এই যে এনার্জিটা রিলিজ হচ্ছে, that energy is actually used for muscle contraction। तो अभी हम लोग 12 o'clock पोजीशन का पिक्चर देखेंगे, जरा देखिए ध्यान से। If you see the picture of 12 o'clock position, then you see that this particular muscle, वो जो है उस पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए पिक्चर में, लेफ्ट साइड का फोटो, हाँ अब देखिए वो फोटोग्राफ 307 का फोटोग्राफ। आपका किताब में कौन सा पेज नंबर है बेटा? ठीक है 222। तो 222 का पिक्चर देखिए न्यू बुक में, और ओल्ड बुक में 307। तो 307 का पिक्चर अगर 12 o'clock पोजीशन देखते हो, तो ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा उससे पहले वाला स्टेज है वो, एंड देयर यू सी दैट एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी प्लस पीआई। देखा आपने? एंड दैट गिव्स यू द एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। तीनटे शब्द मने रखबे, नंबर वन शॉर्ट आर्म, वो है ये शॉर्ट आर्म। नंबर 2 क्रॉस आर्म, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म मिलके क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जब एक्टिव साइट ऑफ द थिन फिलामेंट और एक्टिन के साथ जुड़ेगा, तब जाके बनेगा क्रॉस ब्रिज। কি বললাম বুঝলে? মাসল কন্ট্রাকশনে যখন এখান থেকে অ্যাক্টিন আর থিন ফিলামেন্ট আসছে আর এই জুড়লো, দেন দ্য ক্রস ব্রিজ। ব্রিজ মানে কি? দুটো জিনিসকে কানেক্ট করা, দুটো জিনিসকে কানেক্ট করা। তাহলে মায়োসিনের সাথে थिन फिलामेंट को कनेक्ट करेगा बाय द ब्रिज, इसीलिए नाम है क्रॉस ब्रिज। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस आर्म एंड क्रॉस ब्रिज आर डिफरेंट। क्रॉस ब्रिज तभी बनेगा जब थिन फिलामेंट will slide upon thick filament and the myosin head will attach to the active site of the globular actin। রাতে কি কালকে মোবাইল টিপেছিস খুব? সারা রাত জেগেছিলিস? তো ঘুম পাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে কেন? হ্যাঁ কিছু খাবি? খেলে তো আরো ঘুম পাবে। তো ঝিমোচ্ছিস মানে তো কালকে রাতে নিশ্চয়ই তুই 4টা অবধি জেগেছিলিস। হ্যাঁ গেম খেলিস? গুলি মারা গেম? হ্যাঁ 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 আরো আছে, সব দল বেঁধে খেলে। ও জানে না ও এর থেকে বড় মিথ্যাবাদী আর কেউ আছে? ও নাকি জানে না, ডেঞ্জারাস ও একটা। কলকাতার ছেলে, কলকাতার জল পেটে পড়েছে আবার জানে না। बंगाली में बोला, तुमको समझ में आया? एकदम नहीं समझना चाहिए, ये सब चीजें गलत चीजें हैं। कुछ कुछ समझ में आया, जो समझ में आया भूल जाओ, उधर कंसंट्रेट कर। तो ये जो एटीपी ब्रेकडाउन हुआ,
तो एटीपी ब्रेकडाउन दैट गिव द एनर्जी, फिगर नंबर 12 o'clock पोजीशन। समझ में आ गया? अब 12 o'clock से 3 o'clock पोजीशन पे जा रहा है। ये पोजीशन का फोटो देख, 3 o'clock। यू सी द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। देख फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। क्रॉस ब्रिज कब हुआ? ये देख, जब थिन फिलामेंट स्लाइड्स अपॉन थिक फिलामेंट। क्यों स्लाइड करेगा थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर? अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनिए। एटीपी क्यों ब्रेक करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल इधर आएगा। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा अलोंग दिस सर्कोलेमा, और एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल में ट्रेवल करेगा, एंड देन कैल्शियम का रिलीज होगा। तो ट्रेवलिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पहले एक्शन पोटेंशियल सर्कोलेमा में आएगा, एक्शन पोटेंशियल travels along the sarcolemma, action potential enters the T tubules and open the calcium voltage gated channels, and then there is huge influx of hundreds and thousands of calcium ions। समझ में आया? तो कैल्शियम आयन जैसे ही इनफ्लक्स होगा, तो कैल्शियम आयन इनफ्लक्स ये तो होगा इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होगा। समझ में आ गया? और फिर वो कैल्शियम आयन क्या करेगा? This Ca2 plus binds to the troponin C। पढ़ाया था मैंने ट्रोपोनिन का 3 कंपोनेंट्स TIC, उसमें ट्रोपोनिन C में बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन C में बाइंड करने के बाद चेंजेस द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। तो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल का कॉन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा, एंड अल्टीमेटली ट्रोपोनिन का काम क्या था? उसको प्रोटेक्ट, तीनों फाइबर को होल्ड करके रखना। मैंने आपको बताया था टी का फंक्शन क्या था? तीनों को होल्ड करके रख रहा है। अब वो होल्ड नहीं कर पाया, तो ट्रोपोनिन गेट्स लूजन्स, ट्रोपोनिन लूजन्स, एंड दिस लीड्स टू लूजनिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी तो अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्टिन पास कर रहा था। वो फोटो आपने दोनों जगह से ऐसे ये किया आपने, तो वो ट्रोपोमायोसिन जो है, वो ट्रोपोमायोसिन अलोंग द एक्टिन फाइबर पास कर रहा, फिलामेंट पास कर रहा था। अब वो भी हट गया अपने पोजीशन से, एंड देयरफॉर इट एक्सपोजेस द एक्टिव साइट ऑफ द ग्लोब्यूलर एक्टिन टू द मायोसिन हेड। তাই না? পড়েছিলাম কি আমরা? ट्रोपोनिन का जो आई है, इनहिबिटरी यूनिट, व्हाट इट डज, इट एक्चुअली inhibits the active site of the globular actin resting stage। লেখা আছে না এনসিআরটি তে? পড়েছিলাম আগের দিন আমি। I taught you that। So therefore troponin I moves away and exposes the active site of globular actin, माने G actin, to the myosin head। यही तो है। So it exposes the active site of the globular actin to the myosin head। तो वो एक्सपोज कर दिया, and then what will happen? The thin filament, ওই যে then কি হবে? 12 o'clock position। यहां से क्या होगा? 12 o'clock position। समझ में आया? এখানে কি দাঁড়ালো? ATP is broken into ADP plus PI in presence of water। enzyme name is ATP hydrolase। 12 o'clock position में जो इवेंट घटा, तारपरे की होलो 3 o'clock position में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज क्यों बनेगा? क्रॉस ब्रिज में क्या होता है? द मायोसिन हेड अटैचेस to the active site of the globular actin। ये एक्सपोज किया था, अटैचमेंट इधर हुआ। एक्सपोज करने के बाद एनर्जी ऐड किया करके अटैचमेंट हुआ, एंड देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। दैट इज द 3 o'clock पोजीशन। 3 o'clock पोजीशन के बाद 6 o'clock पोजीशन है। अब क्रॉस ब्रिज क्या करेगा? ध्यान से देख, मेरा बात सुन ध्यान से। अगर ये अटैच हो गया, ध्यान से देख, लुक एट दिस, अगर ये अटैच हो गया, ठीक? अब ध्यान से देख, व्हाट विल इट डू? दिस मायोसिन हेड, ये जो अटैच हुआ है, ये क्या करेगा? समझ आया? ये रोटेट करेगा,
और फिर आई बैंड स्लाइड करेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? अब एनसीईआरटी देखिए, 6 o'clock पोजीशन में लिखा है, अरे पेज उल्टा, 6 o'clock पोजीशन पे क्या लिखा है? रोटेशन स्लैश स्लाइडिंग লেখা আছে দেখছিস? রোটেশন স্ল্যাশ স্লাইডিং দেখতে পেয়েছিস 6 o'clock পজিশনের ছবিটা? দেখেছিস? শোনো, চুপ। রোটেশন কে নিচে লিখো, রোটেশনের তলায় লেখো ছোট করে ऑफ मायोसिन हेड। रोटेशन के नीचे केवल, रोटेशन के नीचे लिखिए ऑफ मायोसिन हेड, ठीक है? और स्लाइडिंग के नीचे लिखिए ऑफ द थिन फिलामेंट। समझ में आया? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो रोटेशन ऑफ द मायोसिन हेड results in the sliding of the thin filament over thick filament, and therefore the I band reduces whereas the A band retains its length। 2021 नीट का क्वेश्चन, वो जो लाइन था वो 2021 नीट का क्वेश्चन है। Got my point? So at this particular point, exhaustion of ATP का complete exhaustion हो गया। ये जो ATP to ADP plus PI लिखा हुआ है ना, ATP लिखा हुआ है ना, इसका कंप्लीट एग्जॉशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ATP हुआ। इनिशिएशन हुआ इधर, कंप्लीशन हुआ इधर, सो कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। এখানে এই জায়গাটা দেখে লোকে ভাবে আরেকটা ATP লাগছে, लोग सोचता है कि और एक ATP लग रहा है। नो, वो जो एक ATP था उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हुआ इधर। समझ में आया? तो दिस इज द कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। समझे? जहां पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन स्लैश स्लाइडिंग। समझ में आया? बेटा सुन, ATP यूज व ATP ब्रेकडाउन एक ही होता है। वो जो नीचे लिखा हुआ है ATP प्लस इंटू ADP प्लस PI, वो ATP का ब्रेकडाउन जो है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, जो कि 12 o'clock पोजीशन से शुरू हुआ था। समझ में आया? चुप चुप चुप, 9 o'clock बाद में। ये समझ में आया? 12 o'clock और 6 o'clock में दो ATP लिखा हुआ है ना, वही एक ही ATP जो 12 o'clock पे लगा था उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन दिखा है 6 o'clock में। Am I clear? क्लियर? एक ही ATP का काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि दो ATP का काम हो रहा है। फिर 6 o'clock पोजीशन में क्या होगा, सॉरी 9 o'clock पोजीशन में क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ अ न्यू ATP। मैंने क्या कहा? अटैचमेंट ऑफ, माने कमिंग ऑफ अ न्यू ATP, अटैचमेंट ऑफ अ न्यू ATP, ब्रेकडाउन ऑफ ATP नहीं, अटैचमेंट ऑफ अ न्यू ATP बाय एसोसिएशन ऑफ अ न्यू ATP, वो होता है 9 o'clock पोजीशन में। और उस दौरान क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज एंड रिटर्निंग टू द ओरिजिनल कंडीशन। So this is attachment of a, क्योंकि वो ATP तो एग्जॉस्ट हो गया, तो attachment of a new ATP and breakdown of the cross bridge। तो क्रॉस ब्रिज टूट गया, और जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूट गया तो इट विल रेस्टोर इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तो अगेन रेस्टोरेशन। समझ में आया? सो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, दिस सीक्वेंस ऑकर्स, ये जो ATP आया इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन इधर हुआ। जब तक वो ऐसे नहीं करेगा तब तक कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और वो ऐसे करके ये जो मरोड़ रहा है ना, मैंने आपको पिछले दिन बताया था एक और चीज, इधर एक एंगल होता है, बताया था ना, ये एंगल जो होता है एनसीईआरटी में लिखा है ना कि एंगल होता है, ये एंगल मैंने आपको पढ़ाया था। दिस एंगल इनिशियली इज अप्रोक्सीमेटली, এটা হচ্ছে তোর 135 ডিগ্রি মতো, 45 ডিগ্রি এখানে, दिस 45 डिग्री और इसको कहते हैं 135 डिग्री। ये जब मरोड़ेगा ना, ये अंदर जब खींच रहा है इस एंगल को, इधर से लेके ये चेंज होते होते कैसा होगा देखो, पहले 90 डिग्री में आएगा जब ये थिन फिलामेंट जुड़ा है, और फिर घुमाएगा, ये 90 डिग्री है, और फिर इसको घुमाएगा, बहुत सही तरह से घुमाएगा, और सही तरह से घुमा के इसका फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। ये और भी खींच लिया अंदर, और भी खींच लिया अंदर। समझ में आया? ये देख देख, और भी खींच लिया अंदर। देख, ये जो इनिशियली जो इस कंडीशन में था, इनिशियली जो इस कंडीशन में था, ये देख ऐसे शिफ्ट हो रहा है,
ऐसे शिफ्ट हुआ, देखा आपने? तो दिस इज द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, एंड देयरफॉर द आई बैंड रिड्यूसेस इट्स लेंथ whereas the A band retains its length. समझ में आ गया? ये क्लियर हर किसी के लिए? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है ना? अब मैं और एक चीज आपको पढ़ा दूंगा इसी में से, इसी में कि वो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो भी पढ़ा देंगे. पहले इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे. एंड माय डियर, इसको रीडिंग करो एक बार, 9 o'clock पोजीशन वाला. ठीक है? अच्छा हाँ, उधर जो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात किया गया, दैट इज एसिटाइलकोलिन. वो जो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में उधर बात किया गया माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एसिटाइलकोलिन. समझ में आया? तो एसिटाइलकोलिन हेल्प्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोमोट्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन. समझ में आ गया? तो लेकिन एसिटाइलकोलिन मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रोमोट कर रहा है. ध्यान से सुन, एसिटाइलकोलिन प्रोमोटिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज फाउंड इन केस ऑफ स्केलेटल मसल. कार्डियक मसल में वही मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, है ना? আমি পড়িয়েছিলাম তো, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगा नॉट एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, लेकिन उसको रिलैक्स करवाएगा कौन? एसिटाइलकोलिन. हु विल डिटरमाइन दिस? हाउ इज इट चेंज? ये चेंज क्यों हो गया? इसमें हम लोग पढ़े अभी कि भाई ये है एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन कार्डियक मसल में पढ़ेंगे तो वो हो गया न्यूरो इनहिबिटर. एसिटाइलकोलिन एक्ट एज अ पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स, बट फॉर कार्डियक मसल्स न्यूरो इनहिबिटर. क्यों? बिकॉज इधर लौट के आ जाते हैं इधर. सपोज दिस इज एसिटाइलकोलिन and this is the receptor of the acetylcholine receptor. This receptor will associate with acetylcholine. For example, ये है acetylcholine. The receptor of the neurotransmitter on the postsynaptic membrane. ये कौन सा membrane है? This is the postsynaptic membrane. ये जो muscle membrane है, ये तो postsynaptic membrane है. तो postsynaptic membrane में जो receptor of the neurotransmitter, receptor of the neurotransmitter will determine its mode of action. तार माने for cardiac muscle the receptor of the neurotransmitter acetyl, tired हो गया. For cardiac muscle the receptor of the neurotransmitter of acetylcholine, ধরে রাখো, that is a different kind of a receptor. For a skeletal muscle that acetylcholine receptor is a different kind of a receptor. नामों আছে তাদের, that is called a neurotropic receptor, this is called a metabotropic receptor. न्यूरो इनहिबिटर की तहत काम करवा रहा है कार्डियक मसल में. स्केलेटल मसल में न्यूरो ट्रांसमीटर, पॉजिटिव न्यूरो ट्रांसमीटर के हिसाब से काम करवा रहा है. बुझতে পেরেছো? So that is the reason, because whether the neurotransmitter will be positive or negative, ये determine करेगा its receptor on the postsynaptic membrane. Am I clear? बहुत इंपॉर्टेंट है. Anyway, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अभी पढ़ेंगे. देखते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे, दोनों क्लासेस तो मेरा ही है. चलो इसका फोटो ले लो. फोटो लेके दे दे ग्रुप में. आज 2 तारीख है, 20 तारीख को एग्जाम बोला ना आपने, हमने टाइम. हाँ 28, मैंने अभी 28 बोला, 20th 20 नहीं 20th बोला ना, वो सुना 28. কিরে ক্যাটারপিলার, তোর খবর কি? বাজি পুড়িয়েছিস? সে কি এখনো বাজি পোড়াসনি কেন? Not interested anymore.
ও আমার মা না আমাকে আমার পাঠায় এক সময়। हाँ चलो हो गया, भेज दिया ग्रुप में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एटीपी यूज 1, एक ही एटीपी यूज हो रहा है। फोटो देख के कंफ्यूज मत करिए, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन करते हैं, ऊपर एक एटीपी लगा नीचे भी एक एटीपी लगा। नो, एटीपी एक ही यूज है। कंप्लीट एग्जॉशन हो रहा है इस पोजीशन पे आके, 6 o'clock पोजीशन पे कंप्लीट एग्जॉशन हो रहा है, इसीलिए एडीवी प्लस पीआई लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कैल्शियम इनफ्लक्स से पहले मैंने क्या कहा था, ये स्टेप 1, मतलब इससे पहले एपी एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के बाद ये, फिर ये फिर इधर, है ना, समझ में आया। अरे बात तुरंत है ना, एक्शन पोटेंशियल लिखे दिला, जो कि लिखा ना एक्शन पोटेंशियल वो लोग गड़बड़ करेंगे। নাহলে একটা কাজ কর, এক সেকেন্ড ধরো, একটা কাজ করে দিই, এটাকে 1 করি, 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कंप्लीट हो गया। नहीं मतलब जो बाद में देखेंगे ना वो भूल जाएंगे, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। कंप्लीट एग्जॉशन होता है जब रोटेशन तक एग्जॉशन कंप्लीट, पहले लगना फॉलोड बाय दिस, सिर्फ ऐसे होके फिर नेक्स्ट एटीपी आया इसको करने के लिए, नो, एक ही एटीपी का कंप्लीट यूटिलाइजेशन है वो। नया जब अटैच होगा, समझो अटैच किसका, अगर इसका अटैचमेंट बोल रहे हो तो एग्जॉशन ऑफ एटीपी बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, और अगर खुलना बोल रहे हो डिटैचमेंट ऑफ दिस, तो न्यू एटीपी के अटैचमेंट। समझ में आया। चलो इरेज करते हैं इसको। हाँ प्लीज जल्दी जा, भाग क्या। हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। अब क्लासे आছি গো, ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ছি। ठीक है, प्रोसीड करें। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस neuromuscular junction। Neuromuscular junction is also called the motor end plate, ताई तो ये पहले बोर्ड वर्क में भी मैंने कराया। So neuromuscular junction का मतलब है motor end plate। Please refer to page number 319 of NCERT। हाँ आपके लिए वो पेज, कौन सा पेज है वो, 224, 234 न्यू बुक। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कौन सा पेज नंबर बताया, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको भी हम लोग एक अनोखा तरीके से पढ़ेंगे और झट से जो हो जाएगा एकदम, देखो यूं हो जाएगा, आपको लगा इतना इजी था ये। देखिए
neuron, and here goes the sarcolemma. वही फोटोग्राफ in a magnified form. अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजियन है, this is called the synaptic cleft. ये तो आपको पता ही है, this is the synaptic cleft. This one, ये जो है, this is the presynaptic membrane. अच्छा, this one is called the synaptic knob. Synaptic knob or the synaptic bulb. ठीक, ठीक. This is the presynaptic membrane. This is the presynaptic membrane. Here goes the postsynaptic membrane or the sarcolemma. This is the postsynaptic membrane, which is also called the sarcolemma. ठीक, हो गया. Here goes the sarcoplasm. ठीक. Now, अब in this knob, there is the presence of synaptic vesicles. These are the synaptic vesicles. So, here goes the synaptic vesicles containing neurotransmitters. ठीक? These are the synaptic vesicles containing neurotransmitters. And let's consider the neurotransmitter that is present here is acetylcholine. Example, acetylcholine, जिसका appearance हम लोग करते हैं इस तरह से. Let's consider this is the neurotransmitter, this is acetylcholine. तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे acetylcholine is present. Generally, each synaptic vesicles contain approximately 10,000 acetylcholine molecules. Clear? तो ये synaptic vesicles है and this contain the neurotransmitter which is called acetylcholine. अच्छी बात है. हो गया? Again, an important point. The membrane of this synaptic vesicle contain a protein. This protein is called synaptobrevin. So it is a protein or a receptor attached to the synaptic vesicle, to the membrane of synaptic vesicles. So there is a receptor on the membrane of synaptic vesicles and this receptor is called synaptobrevin. This receptor is called synaptobrevin. ठीक? Any doubts? Any doubts? बोलो. ठीक है? अब जरा देख. So this acetylcholine जो synaptic vesicles के अंदर present है, that acetylcholine needs to be synthesized. क्या बोला मैंने? ये जो acetylcholine आपको मिला है synaptic vesicles के अंदर, this acetylcholine needs to be synthesized. उसका synthesis जरूरी है. तो synthesis कैसे होगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. There is the presence of mitochondria in the exoplasm. This is what? Exoplasm. ये सब जो घटनाएं घट रही है, कहां घट रही है? Exoplasm के अंदर. These are all exoplasm. है ना? তাহলে এই যে দেখছো, this is mitochondria, this is mitochondria, and this mitochondria metabolism का प्रोडक्ट से secrete करता है, प्रोड्यूस करता है acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A, CH3C double bonded O, SCOA. This is acetyl coenzyme A. है ना? This is acetyl CH3CO क्या है? acetyl group है. तो acetyl coenzyme है. अब this is intestine. The product of metabolism, the product of digestion, sorry, metabolism nahi, digestion,
एंड मेटाबॉलिज्म, दोनों ही करते हैं, इज कोलिन. This choline from here enters into this with the help of a transporter. ये जो transporter है, this is called choline. एक enzyme है, that is called choline transferase. तो देखो acetyl coenzyme and choline दोनों आ गया, and this will give rise to the formation of acetyl coenzyme A. Acetylcholine. Acetylcholine formation हुआ, and this acetylcholine enters here, this acetylcholine enters here, and there is a transporter present here as well. Transporter है, इधर भी transporter है. ये जो transporter आपको दिख रहा है बेटा, this is acetylcholine transferase enzyme. This is acetylcholine transferase enzyme. समझ में आ गया? समझ में आ गया? और क्या क्या चीजें हैं? और there are some sodium voltage gated channels. These are called the sodium voltage gated channels, very very important. So these are the sodium VGC. This is the sodium VGC, sodium voltage gated channels. जानो तो VGC full form, voltage gated channels. चैनल, इसका दो दरवाजा है, देखो. दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन गेट. दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन गेट, एंड दिस वन इज कॉल्ड द इनएक्टिवेशन गेट. सो वन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन गेट, द अदर इज कॉल्ड द इनएक्टिवेशन गेट. एम आई क्लियर? डन हो गया? अब इसको छोड़ के और क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इसको छोड़ के देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम VGC. So these are the calcium VGCs. These are the calcium voltage gated channels. ठीक है? These are the calcium voltage gated channels. ठीक? और क्या है? और एक चीज है on the post synaptic membrane, which is the sarcolemma. इधर क्या है देखिए, here is also a protein channel. देखो मैंने 5 सेगमेंट बनाया, 1 2 3 4 5 and 6. इट्स अ हेक्सामेरिक, चलो कि 6 मोनोमर्स है तो हेक्सामर, हेक्सामेरिक लिगैंड गेटेड चैनल. समझ में आया? It's a hexameric ligand gated channel. What is a ligand? Ligand is a substance which will attach and then only the gate will open. Voltage gated channel और ligand gated channel में difference क्या है? Voltage gated channel will open with the definite potential, whereas ligand gated channel will be opened by the attachment of a definite substance. দুটো ডিফারেন্স এটাই, বুঝতে পেরেছো? তাহলে একটা হলো ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেল, একটা হলো লিগ্যান্ড গেটেড চ্যানেল. ক্লিয়ার? voltage gated channel is present in the presynaptic membrane, देखो एखाने, and the ligand gated channel is present here. अब this ligand gated channel contain, इसमें क्या रहेगा? This ligand gated channel contain the receptor of the neurotransmitter. In this case it is acetylcholine, so it will contain the receptor of the neurotransmitter. So here goes the acetylcholine receptor. This is the acetylcholine receptor present on the postsynaptic membrane. समझ में आया? বুঝতে পেরেছো? This is the association. আরেকটা জিনিস কি আছে? আরেকটা লাস্ট, সেটা হচ্ছে there is another protein channel present here. With acetylcholine receptor. अब समझ में आया? काम तो क्या है अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने. जब एसिटाइलकोलिन आके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, दैट इज द लिगैंड. अब ये मैंने क्या करा? दिस इज अनदर प्रोटीन विच इज प्रेजेंट हियर कंटेनिंग कैल्शियम आयन रिसेप्टर. So this is another protein which is present here, and let me do this protein here.
On the presynaptic membrane, this is present. So here goes the calcium ion receptors. This protein is called syntaxin with calcium ion receptors. So these are the calcium ion receptors. समझ में आया? बस ये देख लो, ये जो भी मैंने बनाया ये पहले देखो, इसके बाद झट से हो जाएगा। क्या क्या चीजें मैंने बनाया, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। किसको साइनेप्टिक नॉब कहोगे, किसको साइनेप्टिक बल्ब कहोगे, किसको साइनेप्टिक वेसिकल्स कहोगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सा है, व्हाट इज मेंट बाय द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऑल आर क्वेश्चंस। समझ में आया? हेक्सामेरिक लिगैंड गेटेड चैनल का क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन विदाउट दैट नथिंग विल हैपन, वो पढ़ना ही है। एंड सिंटैक्सिन जो मैंने पढ़ाया और साइनेप्टोब्रेविन जो पढ़ाया, इसके बारे में भी क्वेश्चन उस तरह से नहीं है, लेकिन विदाउट दैट नथिंग विल हैपन, पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये जो मैंने बनाया, इसको लेके किसी के मन में कोई भी शंका है कि नहीं? हर एक पॉइंट क्लियर? और एसिटाइल कोलिन किस तरह से सिंथेसिस हुआ विद इन द एक्सोप्लाज्म, वो भी तो समझ में आ गया। इसके अंदर जो भी है दैट इज एक्सोप्लाज्म, ये हम लिख सकते हैं इधर एक्सोप्लाज्म, ये तो एक्सोप्लाज्म ही है, इधर भी तो एक्सोप्लाज्म ही है ना? दिस इज द एक्सॉन, दिस वन इज व्हाट? एक्सॉन। दिस इज द क्या? सेल बॉडी। दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द साइटोन, है ना? दिस इज द एक्सॉन, एक्सोलेमा, है तो? This is the axon terminal with the synaptic bulb, है ना? This is the axon terminal with the synaptic knob or the synaptic bulb. So axon terminal with the synaptic knob or the synaptic bulb. Clear? कोई दिक्कत किसी के मन में भी? Very important. किरे कैटरपिलर बुझते पेरेছিস? अब देख, शुरू करे, ध्यान से देख। तो अभी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, दिस इज एक्शन पोटेंशियल विच इज कमिंग। ये एक्शन पोटेंशियल जब एक्सोलेमा से आके ये एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट किया। अच्छा, सबसे पहले देखो एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस वाला स्टेप कर लेते हैं। दिस इज स्टेप 1, कोलिन का ट्रांसफर। दिस इज स्टेप 2, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसफर। फिर दोनों मिलके एसिटाइल कोलिन बनना, दिस इज स्टेप 3। स्टेप 4, एसिटाइल कोलिन अंदर पहुंचना। 1 2 3 4 को लेके किसी के मन में कोई भी शंका? नाउ एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, दिस इज स्टेप 5, दिस इज ट्रांसपोर्टेड। जब एक्शन पोटेंशियल आया तो व्हाट विल हैपन? बाहर ECF, दिस इज ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, देयर इज अबंडेंस ऑफ सोडियम आयंस। किसी के मन में कोई भी दुविधा? There is abundance of sodium ions. Now this sodium voltage gated channels open. Sodium voltage gated channels open. So this is point number 6 and the entry of sodium ions. Right? So sodium ion ka entry from the ECF to the ICF. This is point number 6. And this will result in depolarization of the membrane. Depolarization of the membrane, that is point 7. सोडियम जब तक एंट्री नहीं करेगा तब तक तो डीपोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो सोडियम का एंट्री जैसे ही हुआ, then results in depolarization of the membrane. अब depolarization of the membrane will result in opening of the calcium VGCs. So entry of the calcium ions. Am I clear? So entry of the Ca2 plus. ठीक है ना? So entry of Ca2 plus. ठीक? And this Ca2 plus, let's consider this is Ca2 plus. This is Ca2 plus. अब ये Ca2 plus किसके साथ अटैच करेगा? This point number 8. ये Ca2 plus किसके साथ अटैच करेगा? To its receptors.
तो रिसेप्टर में Ca2+ जुड़ गया, दिस पॉइंट नंबर 9, है तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दिस विल रिजल्ट इन रिपल्शन। तो नेक्स्ट फोटोग्राफ, इससे क्या बनेगा, उसी जगह पे हो रहा है लेकिन मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको। तो क्या होगा, रिपेल्ड हो गया विद द कैल्शियम आयंस, दिस इज पॉइंट नंबर 9, रिपल्शन पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 समझ में आया, हट गया कैल्शियम आयंस। तो जैसे ही कैल्शियम आयन हट गया, इट एक्सपोजेस द हेड ऑफ सिंटैक्सिन टू साइनेप्टोब्रेविन, it exposes the head of syntaxin to synaptobrevin. Concept clear? So syntaxin is exposed to synaptobrevin and therefore this will come. This is point number 11. Right? And then from here point number 12. Point number 12. अब syntaxin के साथ synaptobrevin के association followed by this synaptic vesicles containing neurotransmitter. Any doubts? देखिए ये तो एसोसिएशन बन गया, ये एसोसिएशन बना कि नहीं, बन गया। एंड देन व्हाट विल हैपन, सिंटैक्सिन और साइनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन जहां पे मीट किया, दैट डिसॉल्व्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। सो ये डिसॉल्व होके क्या बना, रिजल्टिंग, देखो डिसॉल्व हो गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, दिस इज द साइनेप्टिक गटर एंड द न्यूरोट्रांसमीटर्स गॉट एक्सपोज्ड। देखा आपने, तो दिस इज पॉइंट नंबर 10, दिस इज पॉइंट नंबर 11, दिस एसोसिएशन इज पॉइंट नंबर 12, दिस एसोसिएशन इज पॉइंट नंबर 13, formation of the synaptic gutter, formation of the synaptic gutter due to degeneration of the syntaxin synaptobrevin complex, है ना, and therefore exposure of synaptic cleft to the acetylcholine। देखिए एसिटाइलकोलिन एक्सपोज हो गया, एसिटाइलकोलिन केम आउट, तो एसिटाइलकोलिन बाहर आ गया, एसिटाइलकोलिन बाहर आ गया, एसिटाइलकोलिन बाहर आ गया, एंड दिस एसिटाइलकोलिन एसोसिएट्स हियर विद द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। समझे? सो ये निकल गया बाहर, दिस इज पॉइंट नंबर 14, फिर एसोसिएशन हुआ, दिस इज पॉइंट नंबर 15, दिस इज, ये कॉम्बिनेशन क्या है, एसिटाइलकोलिन प्लस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्बिनेशन हुआ, दिस इज द लिगैंड, दिस लिगैंड विल रिजल्ट इन व्हाट, ये क्या करेगा, ये करेगा, ये जो था अब हेक्सामेरिक 1 2 3 4 5 लिगैंड जुड़ गया, अब दिस विल ओपन, द गेट विल ओपन, और बाहर क्या, किसका अबंडेंस है, सोडियम का अबंडेंस है, तो बाहर तो सोडियम का अबंडेंस अपने पास है ही, तो ये सोडियम का अबंडेंस तो बाहर रहता ही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सोडियम का अबंडेंस के वजह से दिस सोडियम इनफ्लक्स होगा इनटू द सर्कोलेमा, तो सोडियम इनफ्लक्स इनटू सर्कोप्लाज्म, इनटू सर्कोप्लाज्म, है ना, तो सोडियम इनफ्लक्स जैसे ही होगा अंदर, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन, and this depolarization will result in the generation of end plate potential, full name end plate potential। इसका 2 टाइप्स हो सकता है my dear, one is called IPSP, the other is called EPSP। IPSP is inhibitory post synaptic potential and this one is excitatory post synaptic potential। एक है इनहिबिटरी, एक है एक्साइटेटरी। तो एक्साइटमेंट होगा, तो अगर इस कंडीशन में एसिटस, ये हम लोग कौन सा मसल पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल, तो ACH इज द एक्साइटेटरी स्टिमुलस, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर।
कार्डियक मसल होता तो IPSP लिखते हम लोग. So this EPP is now EPSP. This is EPSP or preferably action potential on the sarcolemma. इसके बाद वो वाला जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, action potential falls on the sarcolemma, travels along sarcolemma, goes into T tubule, release of calcium ions. बुझे जो? बस. तो ये जो हुआ, अब देख, ये हो गया पॉइंट नंबर 15. अब सोडियम का इनफ्लक्स इज पॉइंट नंबर 16, है ना? सोडियम का इनफ्लक्स पॉइंट नंबर 16, डीपोलराइजेशन इज 17, दिस इज 18. EPP, EPP का स्पेशल टाइप EPSP, this is 19, and here goes point number 20, the action potential. 1 से लेके 20 तक डिस्कशन कंप्लीट्स. समझ में आया? डन. कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछे, क्या फर्क पड़ता है? डन. क्या depolarization on the axolemma? Without depolarization कैल्शियम गेट नहीं खुलेगा. बताइए, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी. अब वो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है वो भी पढ़ लीजिए. একটা কথা লিখে দিই আমি. The nature of neurotransmitter receptor, sorry, the nature of the receptor of neurotransmitter transmitters determine whether it is a positive or negative neurotransmitter. Receptor determine करेगा my dear students, है ना? डन. किसी भी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन हो जाए फर्क नहीं पड़ता. इसको रहने दे इधर, है ना? मेरा ही क्लास है. चलो, ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी. ठीक है, चलो 2:20 में मिलते हैं.